जो बिजेंद्री पाल मैम है, जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने एवरेस्ट को क्लाइम किया था। तो उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये करूँ। तो मुझे मेरे टीचर ने कहा कि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसमें बहुत। और दिस इज एन एपिसोड 4 जिसमें आप मिलने वाले हैं मध्य प्रदेश की गौरव भावना देहारी। लेट मी इनवाइट और थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे उनसे और जानेंगे उनसे उनके बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, और हम कुछ इंस्पिरेशन लेंगे उनसे। सो बिना किसी देरी के इनवाइट करता हूं मैं भावना देहारिया जी। हाय वीरेंद्र। हेलो भावना जी, स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन में। और मैंने जब से पोस्ट किए तो बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। और वैसे तो आपके बारे में मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि भावना जी ने जो किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है और बहुत ही अच्छा है। सो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिनके आंसर आप अपने हिसाब से दीजिएगा। इस एपिसोड में हम उन बच्चों तक, उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो अपने आप को एक घर में लॉकडाउन के अंदर, पैंडेमिक के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस में महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा उन्हें लगता है कि यार क्या होगा इसके बाद, मैं क्या करूंगा, तो उन तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे है, ओके। जैसा कि आपके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, आप एक अच्छी पर्वतारोही हैं और आपने वहां पर पहुंच करके झंडा फहराया है जहां पर लोग लोग सपने में भी सोचने में डरते हैं और सपने में भी एक ख्वाब सजोते हैं कि वहां जाएंगे। और आपने मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे पूरे भारत का नाम रोशन किया है। तो पहला सवाल है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, आपकी जो जर्नी है वो थोड़ा सा प्लीज हमें, हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइए आप, प्लीज। ओके, थैंक यू वीरेंद्र। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि मैं एक बहुत ही सुंदर और छोटे से गांव तामिया से बिलोंग करती हूँ, जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और सबको शायद पता हो, वहां पर पास में ही पातालकोट है और वो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे गहरी जगह है। और वहां से मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं सबसे जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है वहां पर जाऊं। तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क था, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे से गांव बताया जैसे। और ग्रामीण परिवेश कैसा होता है आप सभी को पता है, कैसे बाहर निकलना मुश्किल होता है, लोगों को कन्विंस करना, घर वालों को कन्विंस करना, समाज को समझाना बहुत ही टफ टास्क था। लेकिन जब ठान ली तो फिर करके दिखाना ही था। तो मैंने 22 मई 2019 को वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक को क्लाइम किया। उस दिन मैं टॉप पर पहुंची। मगर ये सफर आसान नहीं था, इसमें काफी साल लगे, बहुत ही दिक्कतें आई, संघर्ष किया। लेकिन जब सोच लिया तो करना तो था ही। बहुत बढ़िया, मतलब आपने इतनी लंबी जर्नी इतने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, छोटे तरीके से बताई है। लेकिन मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और एक और सवाल, अगला सवाल ये आता है भावना मैम की, आज के सेशन में मैं चाहूंगा कि हम उन फीमेल्स को भी इंस्पायर करें जो छोटे छोटे टाउन में बैठी हुई हैं। और मैंने देखा है कि वो ज्यादातर समय सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें देख करके अपना समय व्यर्थ में गवाते हैं और सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस होकर के, लोगों में इन्फ्लुएंस होकर के अपना वो कीमती वक्त खराब कर रहे होते हैं या फिर लगा भी रहे होते हैं। तो उन्हें या तो सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है या फिर उनके अंदर वो एक मोटिवेशन की कमी है, एक इंस्पिरेशन की कमी है। तो मैं चाहूंगा कि बहुत सारे सवाल मैं आपसे करूंगा इस विषय पे, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कई बार लोगों से बात करता हूं उस विषय पे, वो है वुमेन सेफ्टी को लेकर के। वुमेन सेफ्टी को लेकर के अपना नजरिया प्लीज आप बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या लड़कियों का बाहर जाना सेफ है। और इस सवाल के अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन आपसे सवाल पूछना इसलिए वैलिड बनता है क्योंकि आपने इंडिया के वो कोने कोने, इवन आप बाहर भी जाकर के देखा है। आपका क्या नजरिया है भारतीय, एक अगर देखा जाए तो फीमेल छोटी सी जगह से बाहर निकल के क्या अपने सपने पूरे कर सकती है, कितना सेफ है उनके लिए? बिल्कुल कर सकती है, अगर उसके पास विल पावर है। वो सब कर सकती है। जब मैं 7th क्लास में थी तब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक को क्लाइम करना है। जब मैंने सिर्फ पढ़ा था कि हमारे जो बिजेंद्री पाल मैम है, जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने एवरेस्ट को क्लाइम किया था, तो उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये करूँ। तो मुझे मेरे टीचर ने कहा कि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी होती है और सारी चीजें। तो जब उन्होंने ये बोला कि हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं होती।
फिर मैं मतलब 7th क्लास की बच्चे कुछ भी डिमांड कर लेते हैं ना कि उनको एस्ट्रोनॉट बनना है, ये बनना है, तो मैंने ये सोचा कि मुझे पर्वतारोही बनना है। और कैसे बनना है क्या है वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मगर जैसे जैसे मेरी क्लास बढ़ती गई, आफ्टर 12th मैंने कोर्सेज किए और घर वालों को समझाया कि ये और मैं स्पोर्ट्स में भी थी, मैं बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर भी रही हूँ। तो उस टाइम पे मैंने अपने घर वालों को समझाया कि मुझे माउंटेनियरिंग करना है। तो वो बोले कहाँ क्या होता है, तो फिर मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में पता। देखो, आपको जो भी चीजें करनी है आपको खुद ही करना पड़ेगा कि क्या आपको स्टडी में क्या करना है या आपके अंदर कितनी विल पावर है, ये आप ही जानते हो और कोई इसको नहीं जानता है। तो जब मैंने कहा तो फिर मुझे पेरेंट्स को समझाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो मान गए। और फिर मैंने कोर्सेज किए और एवरेस्ट की ट्रेनिंग तो मैंने बाद में करी। पहले माउंट ट्रेनिंग ही इतनी टफ होती थी, जैसे कि कमांडो ट्रेनिंग से जिस टाइप की होती है, आर्मी के अंडर ये इंस्टीट्यूट होते हैं। हमको 25 kg वेट उठाकर चलना था इस ट्रेनिंग में। और माउंट ट्रेनिंग जैसे आप तो देखते हो कि भाई कितनी प्यारी आइस है, वहां जाके कितना मजा आता होगा। लेकिन हर आइस में क्लाइंब करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर तुरंत स्नोफॉल हुआ है तो उसमें चढ़ने का स्टाइल अलग है, और अगर हार्ड आइस है तो उस पे क्लाइंब करने का स्टाइल अलग है। तो ये सारी चीजें सीखनी होती हैं और उसके बाद ही हम क्लाइंब कर पाते हैं। और ये तो मैंने कोर्सेज कर लिए। और फिर एवरेस्ट की बारी आई, जो मेरा सपना था कि मैं मध्य प्रदेश को वहां उस टॉप पर लेके जाऊं। तो फिर मैंने जो ट्रेनिंग करी उसके बाद पता चला कि जो एवरेस्ट है उस पे चढ़ना आसान काम नहीं है। -45 टेम्परेचर, मतलब इतना कम टेम्परेचर कि आपकी हड्डियां गल सकती हैं। और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, हैको हैपो, मतलब जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड में जाते हो तो उसकी बीमारियां भी आपको फेस करनी पड़ती है अगर आपकी ट्रेनिंग सही नहीं है, आपकी बॉडी एक्मेटाइज नहीं है। तो ये सारी और डेड बॉडीज जो वहां पर है उनको क्रॉस करना होता है, और हमारे लिए तो डेड बॉडी की कैसी फीलिंग है आप सभी जानते हैं। तो वो सारा जब उसके बारे में सुना तो मैं थोड़ी तो नर्वस हो गई थी कि यार कैसे होगा, लेकिन मैंने कहा जब ठाना है तो करना ही है। तो फिर जब एवरेस्ट के बारे में पता चला कि उसमें 25 lakhs का एक्सपेंडिचर भी लगता है, तो मैं बड़ी नर्वस हो गई। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे पिताजी टीचर हैं, हम 4 बहन एक भाई हैं, और वो सबका खर्चा उठाते हैं। और ये सोचना, मतलब मैंने उस टाइम पे मेरी लाइफ में 25,000 भी एक साथ नहीं देखे थे, और 25 लाख मुझे इकट्ठे करने थे। तो जब मैंने मेरे पेरेंट्स से बोला तो बोले कि ये कैसा वो है, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये मेरा एक यूनिक, मतलब ये ऐसा को किसी भी लड़की ने किया नहीं है मध्य प्रदेश से, और मैं करना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने हमारी गवर्नमेंट को अप्लाई किया, मैंने अपना जो प्रोफाइल बनाया, मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ, और जो मैंने कोर्सेज किए, और उसके अलावा मुझे भारत जो खेल युवा कल्याण है भारत सरकार, दिल्ली से मुझे सिलेक्शन हुआ था एक एक्सपीडिशन के लिए। मुझे हिमाचल की एक वैली में क्लाइंब करने जाना था। तो वो सिलेक्शन हुआ था और किसी का और नहीं हुआ था मध्य प्रदेश में। तो वो सिलेक्शन का मैंने रिपोर्ट और ये सारी चीजें सबमिट करी। मगर मुझे 4 साल लगे मेरे इस स्पॉन्सरशिप को कलेक्ट करने में। और 4 साल मैंने कैसे बिताए मैं ही जानती हूँ। हर साल मैं सोचती थी कि शायद इस साल मुझे स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है, तो मैं अपना फिजिकल मेंटेन करके रखती थी। 40 किलोमीटर साइकिलिंग करती थी, 10 किलोमीटर रनिंग करती थी, और वेट उठाकर चलती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा साल होगा जब मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। तो वो संघर्ष करके मैंने स्पॉन्सरशिप ली। मुझे लास्ट मतलब जब 2019 में मुझे गवर्नमेंट के साइड से मदद मिली। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ गवर्नमेंट से मदद मांगी, मैंने हर पॉलिटिशियन, हर बिजनेसमैन, जो CSR फंड होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन की मदद करते हैं, सबके पास गई, लेकिन कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, और फिर उसके बाद मैंने स्पॉन्सरशिप ली। तो मेरी लाइफ में मैं कहती हूँ कि 2 एवरेस्ट थे। एक तो ये संघर्ष का जब मैं एवरेस्ट के लिए तैयारी कर रही थी, और सेकंड माउंट एवरेस्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो बहुत ही और कुछ ऐसे मोमेंट भी मेरे लाइफ में हुए जब मैं शायद मेरी जान से हाथ धो बैठती, लेकिन मैंने हिम्मत रखी, उसका सोल्यूशन ढूंढा, और मैं सेफली वापस आई। ओके, सो दैट्स रियली ग्रेट। मतलब आपने यहाँ पर दो चीजें बहुत अच्छे तरीके से बताई कि एक तो आपने जब सपना देखा तो उसके लिए आपने तैयारी शुरू करी। तैयारी शुरू करना भी इतना आसान नहीं था, बहुत सारी चीजें सीखनी थी। तो पहले तो
जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं अपने उन व्यूअर्स के बारे में कहना चाहूंगा, जब भी आप कोई ड्रीम तय करते हो कि आप कोई अचीव करना है या फिर बनना है, तो पहली चीज तो ये है कि आपको उसके लिए तैयारी करनी होती है। और दूसरा, जैसे कि भावना जी ने बताया कि आप दो दो माउंटेन थे, एक तो ये लड़ाई थी कि इससे निकलना है, खुद को प्रिपेयर करना है और वहां पहुंचना है, और दूसरा वो माउंटेन था जहां तक पहुंचना है। देखिए, सपना देखना बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए आपका डिटर्मिनेशन, आपकी पॉजिटिविटी, आपका पावर पॉइंट क्या है, और आप क्या अपने आप को पूरा उसमें झोंक देना चाहते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्रेट, इंस्पायरिंग। और आपने आज माउंटेन के बारे में जो बताया हमारे जीवन में, आपने जब इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी, इतने नजदीक से डेड बॉडीज देखी होंगी, इतने चैलेंजेस देखे होंगे, इवन आपने वो फियर ऑफ डेथ भी देखा कि किस तरीके से उसको फेस करना चाहिए, तो आपका आत्मविश्वास एक अलग सा हो जाता है। और आई एम श्योर, 100% श्योर कि जितने भी लोग आपको अभी सुन रहे होंगे या सुनेंगे, उनके अंदर एक चिंगारी जो सोई हुई है वो जरूर जागेगी। एक अगला सवाल मैं सीधा आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट वुड यू से इन न्यू इंडिया 2021 में हम हैं, और भारत में जब हम छोटी जगह पे जाते हैं, स्मॉल टाउन में जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें देखने मिलती है। सो इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। सीरियस इसलिए कि इस पे जुड़े हुए बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, इवन मैंने लिखे भी हैं, और बहुत सारे वीडियोस भी मैंने शेयर किए अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि लड़कियों को क्या क्या चैलेंजेस, एक छोटे से टाउन की लड़की अगर है, कुछ करना चाहे, तो उसे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और उसे अपने आप को किस स्तर पे तैयार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हमें बाहर फेस करने होंगे। आपने अभी 2 माउंटेन बताया, आई एम श्योर तीसरा माउंटेन ये होगा कि बीइंग अ गर्ल और स्मॉल टाउन से निकलना, इट्स ऑल्सो बिगेस्ट चैलेंज, राइट? तो लड़कियों को, स्मॉल टाउन लड़कियों को या फिर युवाओं को किन किन स्तर पे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, प्लीज थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। फर्स्ट तो आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने भी ये फेस किया है समाज को, कि पहले तो आप अपने गांव से स्टार्ट करें। मतलब ऐसा नहीं कि जब आप बाहर निकल गए तो आपको फेस करना, ऐसा नहीं, निकलने के लिए भी फेस करना है। कि छोटे से गांव में, अरे मतलब ये रहता है कि जल्दी से जितना पढ़ ले उतना ठीक है और फिर शादी कर दें, हम जल्दी से फ्री हो जाएं, ऐसा पेरेंट्स सोचते हैं। हर पेरेंट्स एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स गांव के यही सोचते हैं। और उनका ये है कि अगर लड़कियों को बाहर भेज दिया तो मतलब समाज क्या बोलेगा, अरे बाहर रह के आई है। मतलब भरोसे नाम की चीज ही नहीं है। और मेरा तो ये कहना है कि आप भरोसा करना स्टार्ट करें, और जो बच्चे हैं, या वो लड़का है या लड़की है, वो भरोसा दिलाना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स आप पे भरोसा नहीं करते, कुछ ऐसा उनको करके दिखाएं कि हाँ वो आप पे भरोसा करें। और जब हम गांव में ही रहते हैं और समाज, जैसे मेरे निकलने की बारी आई, ये क्या लड़की को पहाड़ पहाड़ चढ़ने भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एवरेस्ट ही चढ़ा, मैंने गढ़वाल हिमालय में, हिमाचल हिमालय में पहले क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में तो जब मैं इन माउंटेन्स में भी जाती थी, कभी 1 महीना लग जाता था, कभी मतलब 25 दिन का एक्सपीडिशन है, टाइम का कोई वो नहीं रहता था। तो बोलते थे, अरे इतने टाइम के लिए कोई अपनी बेटी को बाहर भेजता है क्या? तो पापा बोलते थे नहीं, उसके साथ टीम है, वो सेफ है। पापा तो सेफ्टी की बात करते थे, लेकिन वो ये सेफ का मतलब ये कि हाँ उसकी जान को कोई जोखिम नहीं है, पहाड़ में चढ़ना जान पे जोखिम देना है। तो लेकिन वो उनका व्यू कुछ और होता था कि नहीं, मतलब ऐसे कैसे आपने लड़की को भेज दिया। तो यही जो सोसाइटी की थिंक है, वो उसको बदलना है हमको, कि ऐसे कैसे आपने सोच लिया कि लड़की बाहर है तो मतलब वो गलत ही काम में जाएगी या कुछ ऐसा। मतलब जो लोगों की मेंटेलिटी है, वो मैं आपको ओपनली बता रही हूँ। तो उन उसको बदलने के लिए, उनको आंसर देने के लिए, आप जिस काम से निकले हैं वो आपको करके दिखाना ही चाहिए, तभी आपको प्रूफ होगा और वो उनकी मेंटेलिटी बदलेगी। तो जब मैं वहां से निकली और लोगों को क्या, और पेरेंट्स को कन्विंस किया, तो उन्होंने लोगों को जो आंसर दिया कि नहीं, हम हमारे बच्चों पे विश्वास करते हैं, आप भी अपने बच्चों पर करें। और फिर जब हम बाहर निकलते हैं, बाहर आते हैं, तो लोगों की सोच, एक गांव से लड़की निकलती है या लड़का निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं जब पूरी दुनिया, मतलब भरी पूरी दुनिया को देखता है, इतने लोगों का लिविंग स्टाइल अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, तो ये जब देखता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहम जाता है। और मेरा सबसे ये कहना है कि बिल्कुल ये कुछ भी नहीं है, जब आप जैसे परिवेश में आए आप वैसे ढल जाएं, तो इसी में भलाई है आपकी। तो इससे ये ना सोचे कि यार हम तो गांव के हैं, हम इसके इनके लिविंग स्टाइल को कैसे फॉलो करें। बहुत इजी है।
बहुत ही जैसे आप हो वैसे ही रहो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको बदलने की भी जरूरत है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये आजकल की लाइफ स्टाइल ही है। मगर गलत डिसीजन ना लेके सही यहाँ डिसीजन पर लेके, एक मतलब। चीज निकल के सामने आती है कि खुद को अच्छे तरीके से तैयार करें। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, आपका एक कोटेशन भी मैंने पोस्ट किया था। आपने उस पर लिखा था कि आपकी सक्सेस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो आपकी फैमिली का होता है। और सबसे पहले आपको अपनी फैमिली को विश्वास दिलाना है कि आप जो कुछ भी बनना चाहते हो वो आप बन सकते हो, और उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, जैसे कि भावना जी ने किया। छोटी सी जगह से निकला और उस गोल के लिए, टारगेट के लिए डेस्परेटली इंटरेस्ट दिखाया। और अगर आपकी फैमिली आपके कॉन्फिडेंस में है, यानी आपकी फैमिली आपको आपके अंदर वो देख लिया उसने कि हाँ ये कर सकता है या कर सकती है, तो जब आपने अपनी फैमिली को देख लिया और उसने सराहना चालू किया तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अच्छा भावना जी, एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा जो मुझे हमेशा से खलती है, समझ में नहीं आता कि क्या क्या सिचुएशन है। हम 21वीं सदी में है, लेकिन आज भी बहुत सारे समुदाय को लेकर के हम लड़ते रहते हैं। हम 21वीं सदी में है, लेकिन हमारी मेंटेलिटी देखिए कि अगर एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो घर वाले ही एक छोटे से बच्चे को साथ में भेज देते हैं कि जाओ दीदी के साथ जाओ। क्यों? वो छोटा सा बच्चा अगर इनकेस कुछ गड़बड़ भी होता है तो वो उससे उससे लड़ नहीं पाएगा। लेकिन साइकोलॉजिकल एक देखिए, और जब वो बच्चा बड़ा हो रहा होगा तो वो क्या सोचेगा कि लड़कियां वीक होती हैं लड़कों से। तो एक मेंटेलिटी इशू भी है। हम साइकोलॉजिकल लेवल पे हम लिविंग स्टैंडर्ड पे बढ़ा रहे हैं, हमने अपने घरों को अच्छा कर लिया, हमने सारी चीजें अच्छी कर ली, लेकिन हमारी सोच कहीं ना कहीं एक पुराने तरीके से इनबिल्ट है। जो एक लड़का और लड़की में हम कितनी भी इक्वालिटी की बात कर लें, लेकिन हमने हमने फिजिकलिटी को लेकर के एक डिफरेंस बना करके रखा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आपने भी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, तो वो सोच से शुरुआत होती है। जितने चीजें आप देखते हैं, माहौल देखते हैं मार्केट में या फिर बाहर देखते हैं, हम पेपर पे पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा फील नहीं होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? बिल्कुल, ये जो सोच है वो हमारे घर से ही जन्म लेती है। ये फिर बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि जैसे अब आप ही ने बताया कि जो हमारा कल्चर ही वो बनते जाए, मतलब ऐसा हम बना देते हैं कि जब हम आगे भी और जनरेशन आएगी तो वो भी सेम यही चीज करेगी, क्योंकि हमारे घर वालों ने वैसा किया। वो यही सोचेगी कि लड़की वीक है, उसके साथ किसी ना किसी को भेजना चाहिए। क्यों ऐसी सोच रखते हैं आप? जब तक उसको इक्वलिटी नहीं दोगे आप ऐसे, और उस ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे घर वाले सोच रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं लड़की के मन में, दिमाग में भी ये चीज आ जाती है कि हाँ मैं सेफ नहीं हूँ, मुझे किसी एक साथ की जरूरत है। और वो वहीं अपना मोरल डाउन कर लेती है, वो वहीं पर अपना कॉन्फिडेंस लो कर लेती है, और वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ये घर की ही एक समस्या है कि आप उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हो। ऐसा नहीं, आप पढ़ा रहे हो, आप सब कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी मतलब कमी, आत्मविश्वास है ही नहीं उसके अंदर। क्योंकि आप जब वो अकेले बाहर जाती है, वो कॉलेज भी जाती है तो आप किसी को छोड़ने भेज रहे हो, या वो कुछ भी चीज करना चाहती है तो साथ में एक जन को भेज रहे हो, तो ये आप कहीं ना कहीं आप उसका हाथ खींच रहे हो हर चीज करने से। तो मेरे घर में अगर मैं अपने आप को देखूं तो शायद ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा मैंने बताया ना कि 99% तो ऐसा ही होता है, लेकिन 1% कहीं ना कहीं चांस। हम लोग, मेरी बड़ी बहन है, मतलब मेरा भाई मुझसे 7 साल छोटा है, और मैं, हम लोग 3 सिस्टर पहले बड़ी है। तो हम बड़ी सिस्टर थे, और कहीं ना कहीं पापा ने ये कहा कि तुम अपने आप को ब्रेव रखो। तो ये घर से ही शुरुआत होती है हर चीज की। तो उन्होंने तो यही सोचा कि लड़कियां हैं, लेकिन वो किसी लड़के से कम नहीं है, और मैं लड़कों से कंपेयर ही नहीं करूंगी, लड़के अपनी जगह हैं और लड़कियां अपनी जगह हैं। लेकिन जो हमारा समाज है, जिन्होंने लड़कियों को ऐसा बना दिया है कि उनका आत्मविश्वास जो घटा दिया है कि बाहर भेजने में रोकना, तो ये हमको कहीं ना कहीं अपने घर से, और आज की जनरेशन, जैसे आज जो लोग हैं, शायद आज तो काफी चेंजेस आ गया है उस टाइम से इस टाइम में, लेकिन कहीं ना कहीं सोच जो घर की है वो नहीं बदली है। लड़कियां बदल गई, कुछ पेरेंट्स बदल गए हैं, लेकिन वो जो एक थोड़ा जो समाज है वो कभी बदल नहीं रहा है। तो इसके लिए लड़कियां ही को ही आगे आना पड़ेगा। मतलब उनको ये बता, जैसे मैंने भरोसे की बात करी थी, कि वो दिलाने लगी है भरोसा, लेकिन समाज नहीं एक करता। और अचरज भरी बात है कि जब लड़की की शादी होती है तो उसे कहा जाता है कि पराए घर से आई है, और जब वो अपने घर पे रहती है तो वो उसके पकड़ घर होती के है। माता पिता ही कहते हैं कि इसको पराए घर जाना है, तो उसको समझ नहीं आता कि उसका घर कौन सा है। वो दोनों घर में पराए घर वाली फीलिंग आती है। तो दिस इज काइंड ऑफ की एक मेंटेलिटी ही अजीब टाइप की बनी हुई है। और लड़की अगर मान लो घर में कुछ करके दिखाना चाहे तो एक तो सपोर्ट नहीं मिलता है,
उससे कहा जाता है कि तुम्हें पढ़ाई कर जाना है तो तुम्हें करने की जरूरत क्या है। और दूसरा, अगर सपोर्ट मिल भी गया और उसने कुछ कर भी लिया तो भी जो उपमा दी जाती है, जो एग्जाम्पल दी जाती है कि हाँ मेरी लड़की, लड़की नहीं लड़का है, यार लड़का क्यों, लड़की ही है ना वो तो, और लड़की ही होनी चाहिए, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल हमने हमारी अपब्रिंगिंग को लेकर के हमारे कुछ ऐसे बनाए हुए हैं जो आई एम श्योर, 100% श्योर कि आप जैसी लड़कियों को देख करके जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना को रिसीव किया है कि वो मेंटेलिटी बदलेगी। और मैं फोर्सफुली कहता हूं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो ये इस वीडियो को लोगों को दिखाइए कि एक छोटी सी जगह, छिंदवाड़ा की छोटी जगह से रहने वाली लड़की आज भारत का हर एक इंसान जानता है कि उसने माउंट एवरेस्ट फतेह की है। जब हम वहां पर कोई भी कार्य करते हैं, मतलब कोई भी काम करते हैं, और जितना पॉजिटिव हम होते हैं तो एक ऑरा आपके साथ चलता है। और ये मैंने फील किया है कि जब हम किसी काम के लिए लग जाते हैं और पॉजिटिव वे में करते हैं, हमको उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है, तो एक नेचर का या कोई भी, हम कुछ भी समझ ले वो पावर को, एक ऑरा आपके साथ चलता है और वो कहीं ना कहीं इस कार्य को करने में आपकी मदद करता है। तो वो उसका अनुभव मैंने किया, और टॉप पर पहुंचकर मैंने, हमारे सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे जब मैंने अपना इंडिया फ्लैग निकाला तो एक अलग ही एनर्जी आई, और वो फीलिंग कि हाँ आज मैं सबसे वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पर हूँ। और उस मैंने अपने सबसे पहले पेरेंट्स को भी थैंक यू बोला कि कहीं ना कहीं वो इतने सपोर्टिव नहीं होते तो शायद मैं नहीं पहुंचती। तो ये ही मेरा कहना है कि आप एक दूसरे का विश्वास बने और अपने एम पर लग जाए। क्या बात है भावना मैम। एक एक कोट मैंने आपका देखा था, उसमें आपने लिखा था कि जब भी हम बुलंदियों पे पहुंचते हैं तो हमारे द्वारा किए हुए पास्ट के नेक काम, हमारे अपनों की दुआएं, हमारे अपनों के द्वारा जताया हुआ विश्वास, उस बुलंदियों पर हमारी तैयारी के अलावा सबसे ज्यादा जो कीमती होता है वही होता है। तो आपने भरपूर बताया कि फैमिली की जो ब्लेसिंग्स थी, आपके जो अच्छे काम थे, वो उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आप उस ऊंचाई पे गए और इतने डेंजर के बाद भी आप वहां से वापस आए सही सलामत, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये बहुत अच्छी चीज है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भावना जी कि आपके 3 टफेस्ट डिसीजन हम जानना चाहेंगे कि 3 टफेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मतलब अगर देखा जाए तो आपने बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए होंगे जिनमें अपने आप को प्रूफ करने की बारी आई होगी। आपने कभी डाउनफॉल भी देखा होगा, मन में लगा होगा यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, अब मैं फैमिली वालों क्या, मतलब 3 आपके टफेस्ट डिसीजन क्या हैं जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं? सबसे सबसे ज्यादा टफ, मतलब ये कहना चाहिए कि मैं इस मोमेंट को कभी भूल नहीं सकती। मैं जब ऐसा नहीं है कि मैं एवरेस्ट चढ़ गई और उतर गई। मैं जब क्या होता है कि जब हम क्लाइंब करते हैं तो एक डायरेक्ट नहीं चढ़ते हैं, हर चीज के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उस वातावरण में ढलने की जरूरत होती है। तो पहले हम रोटेशन करते हैं, कैंप, बेस कैंप। जैसे जब मैंने पहला कोई माउंटेन चढ़ा था तो उसकी ही हाइट 5,700 समथिंग थी, और एवरेस्ट का बेस कैंप ही 5,362 मीटर पे था। तो ये चीज मतलब मेरे लिए कि यार इसका तो बेस कैंप ही, अभी तो कितना चढ़ना बाकी है। तो बेस कैंप ओके, तो मैंने डेड बॉडी क्रॉस करी, और जब मैंने डेड बॉडी के ऊपर हाथ रखा, क्योंकि वो सेम उसी रोप में था और कोई ऑप्शन नहीं था, कहीं साइड से जा नहीं सकते, क्योंकि जो एवरेस्ट है वो एक ही वे है और एक के पीछे एक क्लाइंब करना होता है। जिस रोप में मैं थी उसी रोप पे बंधी हुई डेड बॉडी थी। मैंने उस डेड बॉडी के ऊपर हाथ रखा और अपना कैराबिनर आगे लगाया, अपने आप को एंकर किया और मैं आगे बढ़ गई। और बस मन में यही था कि मुझे ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना है जिसके कारण मेरी हालत भी ऐसी हो। तो मुझे इतना अवेयर रहना है, अपने आप को इतना ज्यादा मतलब ध्यान में रखना है कि मैं कोई गलत स्टेप ना ले लूं। और मैं ऐसे आगे बढ़ते गई, और वो मोमेंट आ गया जो मैं कभी भुलाए नहीं बोल सकती। जब हम कैंप 4 में थे और उस रात पे हमको टॉप पर पहुंचना था, मतलब रात भर क्लाइंब करते, मिनिमम 13 से 14 घंटे कैंप 4 से टॉप पर पहुंचने के लिए लगते हैं। तो उस रात वो पूरी, मतलब ये कहना चाहिए भयानक रात थी, और हम क्लाइंब कर रहे थे, हम एक के पीछे एक चल रहे थे। पूरे एवरेस्ट कैंप 4 के बाद ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता जहां पर आप रेस्ट कर सकते हो। एक बालकनी, एक जगह होती है 400 मीटर पहले एवरेस्ट से, तो वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे चेंज करना था, तो मैं वहां रुकी और मैंने ऑक्सीजन चेंज करने के लिए रेगुलेटर खोला अपने सिलेंडर का, और मैं दूसरे सिलेंडर में लगाने लगी, और वो लीक कर गया। वो लीक करने लगा, मेरे पास 3 सिलेंडर थे। मुझे, मैं पहले तो कि लीक कर गया कुछ नहीं हो जाएगा, मैं टाइट करने पे लगी, लेकिन उस पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण वो फिट नहीं हो रहा था।
लीकेज कंटिन्यू बन गया। अब मैं थोड़ा सा नर्वस हो घबरा गई कि यार ऑक्सीजन को मेरे को सेफ भी रखना है, और वो लीकेज कंटिन्यू, तो वो लीकेज की जगह को मैं दबाने लगी। और ठंड इतनी ज्यादा थी कि मेरे फिंगर्स पूरे मतलब मुड़ गए थे, और मैं कंटिन्यू फिंगर्स को चला रही थी जिससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। और मैं आप सभी को बता दूं कि माउंटेन में जहाँ पर ग्लेशियर होता है वहां पर जब आप क्लाइंब करते हो तो 1 मिनट रुकना भी थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आप जैसे ही रुकते हैं तो आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, और ठंड लगने लगती है, और जिसके कारण आपका ब्लड क्लॉट होने लगता है। तो जब भी हम रुकते हैं तो हमारे बॉडी को हमको मूवमेंट रखना होता है, फिंगर्स चलानी होती है सबसे पहले। जो फिंगर्स की टिप होती है उसी में ही ब्लड जमना स्टार्ट होता है, तो पैर की फिंगर्स हो चाहे हाथ की, तो उसको कंटिन्यू चलाया। और फिर मैं लीकेज की जगह को बंद कर रही हूँ, मुझे ठंड भी लगने लगी है। मेरे साथ मेरा शेरपा था, हम दोनों ही उस चीज को करने के लिए लगे कि यार कुछ भी ऐसा हो जाए कि ये लीकेज बंद हो जाए। मगर 1 घंटे ऑलमोस्ट हो गए थे, 1.5 घंटे होने वाले थे। एक जगह 1 मिनट रुकना इम्पॉसिबल था, जहां पर मैंने 1.5 घंटे बिताए अपनी जान पर खेल कर। मगर जो विल पावर की बात है ना, और जो ट्रेनिंग की, मुझे पता था कि मुझे बॉडी को कैसे अपने आप को बचा के रखना है, वो मैं सब चीज कर रही थी। बट ऑक्सीजन भी लेना है, लीकेज को भी बंद करना है, ब्लड सर्कुलेशन भी बनाए रखना है, ये सब। और कैसे मैं रेगुलेटर को ठीक कर दूं ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। मगर कुछ नहीं हो पाया, 1.5 घंटे हमने बिता दिए मगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और कितनी मुश्किल से मुझे स्पॉन्सरशिप मिली। वैसे तो माउंटेन का रूल है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जान और टॉप की बारी हो, तो ये बोला जाता है कि आप अगर लाइव रहे तो दोबारा आ सकते हो। लेकिन मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आ गई कि अगर मैं लाइफ रहे या नहीं रहे, लेकिन मैं कभी दोबारा वापस नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मैंने कितनी मुश्किल से उस जगह से निकल कर, छोटी सी जगह से निकल कर, 4 ट्रेनिंग करी, सारी चीजें मुझे याद आ रही थी। कितनी मुश्किल से मुझे स्पॉन्सरशिप मिली। और आज एक रेगुलेटर मतलब टेक्निकल थिंग के कारण, फिजिकल तो मैं फुल्ली स्ट्रांग थी, मेंटली तो उससे भी ज्यादा। तो एक टेक्निकल थिंग के कारण मुझे वापस जाना पड़ जाएगा, तो ये सोचकर मैं नर्वस हो गई। मेरे आंख में आंसू थे जो जम रहे थे निकलते से ही। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने शेरपा से बात करी कि अब हम नीचे भी कैसे जाएंगे, लीक कर रहा है। तो बोले लीकेज को ही मैनेज करेंगे, लेकिन हम नीचे जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन ऊपर पहुंचने में हमको टाइम लगेगा, ऑक्सीजन भी कम हो चुकी है। तो मैं मैंने कहा कि मैं नहीं नीचे जाऊंगी, आप मुझे अपना रेगुलेटर दें, आप ये लीकेज वाले रेगुलेटर से आप नीचे पहुंचे कैंप 4 में। तो वो उसने कहा कि ये रिस्क है। मैंने कहा मैं रिस्क उठाने के लिए रेडी हूँ, जो भी होगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मन ये कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा। भावना मैम के 3 टफेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ थे कि पहला तो ये था कि उनका लाइफ में इस गोल को अचीव करने के लिए जो डिसीजन लिया एक वो। दूसरा ये था कि जब वो माउंट एवरेस्ट के वहां पे पहुंच रहे थे तो उनका ऑक्सीजन का सिलेंडर था, वो भी एक डिसीजन ये था कि नीचे नहीं जाना है, मुझे ऊपर जाना है। सो ये भी एक बहुत बहुत टफ डिसीजन था कि शायद कुछ भी हो सकता था उस मोमेंट में। तो आपके भी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन ऐसे आते हैं कि आप लाइफ में ऐसा लगता है कि आप पीछे मुड़ के चलते हैं कि नहीं हो रहा, लेकिन आपका अगर आत्मविश्वास और विल पावर आपकी स्ट्रांग है तो आप उससे फाइट करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये भी जो भी आप समय देख रहे हो, अपने ड्रीम में कभी गिव अप ना करें, अपने टारगेट पर काम करते रहें, तो ये बहुत अच्छे से आप उसको अचीव कर सकते हो। और परीक्षाएं तो हर समय होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं हो रहा, कुछ भी दिख नहीं रहा, कुछ भी क्या होगा कैसे होगा, जैसे कि भावना मैम के साथ हो रहा था। आपकी ऐसी कौन कौन सी 3 अच्छी आदतें हैं जो हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे जितने भी लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, उनको अपनानी चाहिए कि वो भी जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हो? बारी बारी जाना चाहेंगे, आपकी 3 अच्छी आदतें मैम प्लीज। फर्स्ट, जो पॉजिटिविटी, आप अपने आप को इतना पॉजिटिव रखें कि कोई नेगेटिव एरा आपको अपनी पॉजिटिविटी से अलग ना कर सके। करेक्ट। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी पावर है, ठीक है, और दूसरा नहीं जानता है। जैसे समाज बोलता है अरे तुम थोड़ी ना कर पाओगे, लेकिन वो थोड़ी ना जानता है कि आपके अंदर कितनी विल पावर है। तो अपने साथ पॉजिटिविटी रखें, अपनी दिनचर्या सही रखें। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफस्टाइल होता है कि आप उसको कैसे जी रहे हैं। आप सुबह उठ रहे हैं, आप रात में, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दिनचर्या सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपनी दिनचर्या को सही रखेंगे, आपके साथ सारी चीजें अच्छी होगी।
ओके, दैट मीन्स कि मतलब आप एक शेड्यूल बना पॉजिटिविटी के से रखेंगे कनेक्ट अपनी लाइफ रखिए, का और कि दूसरा ये है कि आप अपनी डेली रूटीन्स पर काम करिए और अपनी हेल्थ पर काम करिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बेसिक्स को ना भूलें, जो आपको विल पावर देती है। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। तो भावना मैम, आखिरी एक एक सवाल ये आपसे है, सवाल नहीं, एक एक जनरल स्ट्रॉन्ग मैसेज जानना चाहेंगे एक पर्वतारोही से, जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है पूरे विश्व में और पूरा भारत गर्व करता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या देना चाहेंगे। देखिए, पैंडेमिक चल रहा है, हम सभी अपने अपने घरों में है, लॉकडाउन चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है। तो आज के इस दौर में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहें जो व्यूअर्स के लिए रामबाण हो जाए, वो कौन सा देना चाहेंगे आप? रामबाण बोलूं तो, अगर आपको स्वर्ग देखना है तो मरना खुद को पड़ेगा। आपके लिए कोई दूसरा मर के आपको स्वर्ग नहीं दिखा सकता। क्या बात है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है तो आपको ही उसका संघर्ष करना होगा और तभी आप परिणाम पर पहुंचेंगे। क्या बात है मैम, आपने मतलब 2 लाइनों में बहुत बेहतरीन आंसर दिया है। और आपने जो कुछ भी आज इस मुकाम पर पहुंच के हासिल किया है, आपने अपनी मेहनत और अपने डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और लाइफ में आ रहे चैलेंजेस को फेस करते हुए ये हासिल किया है। तो व्यूअर्स, जितने भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो जलना आपको खुद ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को फेस करना पड़ेगा और गिव अप कभी मत करिए। तो भावना मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 बार